Hello, friends, and my dear students. Welcome to all of you, and this is your favorite YouTube channel वेदांशी टेक्निकल क्लासेस। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में जो है अपन ने पढ़ा था सेल व बैटरी वाले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो है अपन नेक्स्ट आगे के जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन किए थे उनके आगे के क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाता है तब, जब सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाता है तब ऑप्शन ए है अम्ल का रंग परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन बी है ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी है पानी उबलने लगता है और ऑप्शन डी है अम्ल के अणु अलग हो जाते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि अम्ल के अणु जो है वो अलग हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पे जब अम्ल में अपन पानी मिलाते हैं तो आयन अलग होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑप्शन डी में अम्ल के अणु अलग होते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। रासायनिक सेल में धारा प्रवाह के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आप सभी को पता है धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है। कोई भी रासायनिक सेल हो उसमें जो है धन आयन और ऋण आयन जो है दोनों उत्तरदायी होते हैं विद्युत धारा प्रवाह के लिए। यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जो अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण होता है, और जो रासायनिक सेलों में इलेक्ट्रोलाइट होता है दोस्तों उसमें जो धारा प्रवाह होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। दो असमान ईएमएफ की बैटरी को, दोस्तों काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन ए है समांतर में नहीं जोड़ना चाहिए, ऑप्शन बी है समांतर में जोड़ना चाहिए, ऑप्शन सी है श्रेणी में नहीं जोड़ना चाहिए और ऑप्शन डी है सदैव श्रेणी में जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों देखो, दो असमान ईएमएफ की बैटरी को फर्स्ट वाले ऑप्शन में समांतर में नहीं जोड़ना चाहिए, तो ये सही बात है वैसे। और सेकंड जो बी ऑप्शन है समांतर में जोड़ना चाहिए तो बिल्कुल गलत है। श्रेणी में नहीं जोड़ना चाहिए ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और डी दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग याद रखोगे कि इसका राइट आंसर होगा सदैव श्रेणी में जोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि उन दोनों को दोस्तों यदि अपन समांतर में जैसे समांतर में नहीं जोड़ेंगे तो भी उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। समांतर में नहीं जोड़ेंगे मतलब उसे श्रेणी में जोड़ेंगे, तो सदैव श्रेणी में जोड़ना चाहिए। ये जो है इसका राइट आंसर होगा, सदैव श्रेणी में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। श्रेणी में संयोजित सेलों में से किसी एक सेल की ध्रुवता बदल दे तो क्या होगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा यार, यदि श्रेणी में अपन सेलों को जोड़ते हैं, श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं सेलों को, श्रेणी में विद्युत वाहक बल अधिक करने के लिए अपन श्रेणी में जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि श्रेणी में जोड़ेंगे तो एक सेल, यदि श्रेणी संयोजित जो सेल हैं उनमें से किसी एक सेल की ध्रुवता बदल दें। यानी कि दोस्तों यदि एक सेल को अपन उल्टा लगा दें तो आप सभी को पता होगा कि एक सेल जो उल्टा लगाएंगे वो क्या करेगा, एक उल्टे सेल के ईएमएफ को नेगलेक्ट, उसको माइनस कर देगा, उसको घटा देगा। यानी कि जो संयोजन है उसका कुल ईएमएफ यहाँ पे कम हो जाएगा। अतः दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। गैल्वेनाइजिंग लेपन है। दोस्तों काफ़ी अच्छा है यार, गैल्वेनाइजिंग लेपन और यसद लेपन, इसको जो है यसद लेपन भी बोलते हैं। और यसद लेपन क्या होता है दोस्तों, किसी भी धातु के ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ाना, इसे अपन यसद लेपन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों जिंक, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लैपटॉप में किस बैटरी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों लैपटॉप हो या फिर जो अपने मोबाइल वगैरह होते हैं सामान्यतः
इनमें जो है लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं अपन। कौन सी बैटरी दोस्तों? लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उच्च धारा घनत्व की आवश्यकता होती है? निम्न में से किसमें उच्च धारा घनत्व की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए है टिन प्लेटिंग, ऑप्शन बी है कैडमियम प्लेटिंग, ऑप्शन सी है कांसा प्लेटिंग और ऑप्शन डी है क्रोमियम प्लेटिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो उच्च धारा घनत्व वह क्रोमियम प्लेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, आवश्यक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्रोमियम प्लेटिंग। इसमें जो है उच्च धारा घनत्व की अपन को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, एक शुष्क सेल की धारा क्षमता 1 मिली एम्पियर है। 9 वोल्ट तथा 3 मिली एम्पियर धारा प्राप्त करने हेतु कितने सेलों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों यार आपको पता है वोल्टेज भी अपन को ज़्यादा चाहिए और धारा भी ज़्यादा चाहिए, यानी कि यहाँ पे श्रेणी समांतर दोनों प्रकार के संयोजन की जो है अपन को आवश्यकता होगी। वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो अपन को जो है समांतर क्रम की श्रेणी क्रम की जरूरत होगी। और यदि धारा अपन को 3 मिली एम्पियर, एक सेल की जो एम्पियर है वो कितनी है? 1 मिली एम्पियर, 3 सेल की है, अपन को 3 मिली एम्पियर चाहिए। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो शुष्क सेल है उसका विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। यदि अपन को 1.5 वोल्ट से 9 वोल्ट बनाना है तो आपको पता होगा दोस्तों 6 सेलों की जरूरत पड़ेगी। 6 सेलों को जो है अपन को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। 6 सेलों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद देखो अपन को 1 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर भी बनाना है, यानी कि वो जो 6 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े हैं वैसे 6 सेलों की 3 लड़ियों को अपन को आपस में समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। यानी कि टोटल अपन को 18 सेल, यदि टोटल अपन 18 सेल जोड़ेंगे 6 सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में, फिर 6, 6 और 6 ऐसे करके अपन जो है 18 सेल यदि जोड़ेंगे तो अपन को 9 वोल्टेज और 3 मिली एम्पियर की धारा मिल जाएगी। अतः दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 सेल। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। एक लेड एसिड बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती। एक लेड एसिड बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती? तो दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग दर है, डिस्चार्जिंग दर है, ताप है, सक्रिय पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिस्चार्जिंग दर है उसके ऊपर उसकी बैटरी की क्षमता निर्भर नहीं करेगी। डिस्चार्जिंग दर। क्षमता है दोस्तों, क्षमता जो है वो से इफेक्ट थोड़ी होगी यार, डिस्चार्जिंग रेट है। आप मुझे बताओ एक बैटरी की क्षमता है, बैटरी जो है 50 AH की बैटरी है, तो आप उसको कितनी ही किसी भी दर पे आप उसको डिस्चार्ज करो, उसकी क्षमता जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। आप चाहे से उससे 5 एम्पियर वो करंट देती है, आप चाहे से 50 ले लो, क्षमता वो 50 AH की है मान लो, तो 50 AH की ही रहेगी। क्षमता जो है डिस्चार्जिंग दर पे इफेक्ट नहीं करेगी। क्षमता तापमान, यदि आप जो है उसको एक अलग टेम्परेचर में रखोगे तो उसकी क्षमता इफेक्ट हो जाएगी। सक्रिय पदार्थ मान लो वो यदि खराब हो गया तो भी उसकी क्षमता क्या होगी? प्रभावित होगी। चार्जिंग आपको पता है यदि उच्च दर पे अपन चार्ज करेंगे तो उसमें बकलिंग दोष हो सकता है, तो उस वजह से जो है लेड एसिड बैटरी की क्षमता इफेक्ट प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। पूर्ण आवेशित सीसा संचायक में इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। पूर्ण आवेशित सीसा संचायक में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दूधिया, मिल्की दूधिया होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। लेड एसिड सेल की ओपन सर्किट वोल्टता। तो आप सभी को पता होगा यार लेड एसिड सेल जो है वो 2 वोल्टेज का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 वोल्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों एक एल्कलाइन सेलों में, एल्कलाइन सेल जो है दोस्तों सारी सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं? सारी सेल। एल्कलाइन सेल मतलब सारी सेल में एल्कली विद्युत अपघट्य तथा प्रयोग करते हैं। तो ये जो है एल्कली विद्युत अपघट्य मतलब सारे विद्युत अपघट्य कौन से सेल में प्रयोग करते हैं?
क्या प्रयोग करते हैं, ऐसा है इसमें। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, लेड सल्फेट नहीं करते, सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं करते, लेड एसिड भी नहीं करते दोस्तों। यहाँ पे निकल आयरन और निकल कैडमियम यही तो होते हैं। अरे आपको पता है ना, सारी सेलों के अंदर निकल आयरन होता है या फिर निकल कैडमियम होता है। निकल आयरन और निकल कैडमियम 2 प्रकार के सारे सेल होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक नॉलेज अच्छा है तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन आंसर फटाफट वेरी इजीली जो है कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग क्यों करते हैं। आपको पता है यार, बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग अपन आपको पता है सल्फेशन दोष से बचाने के लिए करते हैं। जो सल्फेशन, उसमें जो प्लेटें हैं लंबे समय तक अपन यदि उसको चार्ज नहीं करें तो बैटरी की जो प्लेटें हैं वो कठोर हो जाती है। तो लंबे समय तक चार्ज नहीं करें, ऐसी स्थिति में प्लेटें कठोर हो जाती है। तो इस दोष से बचाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बैटरी को बहुत ही निम्न धारा दर पर चार्जिंग पे रखा जाता है। इसे अपन जो है ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, इसे ताज़ा व पूरी तरह चार्ज करने के लिए, इसे ताज़ा बनाए रखने के लिए एक तरीके से जो है अपन ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई, अरे आपको पता होना चाहिए यार दोस्तों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक M बराबर ZIT होता है। M बराबर ZIT, तो वहाँ पे Z बराबर हो जाता है M बटा IT। IT क्या होता है, आवेश होता है। तो Z बराबर M बटा Q हो जाता है। Z बराबर M बटा Q, M क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को मिलीग्राम में लेते हैं यहाँ पे, और जो आवेश है उसको कूलाम में। तो मिलीग्राम पर कूलाम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा मिलीग्राम पर कूलाम। नेक्स्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया है। दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया है, यहाँ पे ऑप्शन है वस्तु को चमकदार बनाना। बिल्कुल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से अपन वस्तु को चमकदार ही बनाते हैं। ऑप्शन बी है वस्तु पर अन्य प्रतिलिपि। अन्य कोई प्रतिलिपि तैयार नहीं करते अपन। प्रतिलिपि मतलब जैसे कुछ नाम वगैरह लिखना, ऐसा कुछ नहीं करते। इससे अपन वस्तु को चमकदार बनाते हैं। धातु को शुद्ध करने की विधि, ये बिल्कुल नहीं है, वो धातु निष्कर्षण कहलाता है। और एक है संधारित्र निर्माण प्रक्रिया। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से संधारित्र निर्माण नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु को चमकदार बनाना। ठीक है, यस। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी देखो किसी को कोई क्यूरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वह इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर है 36, निम्न में से किस सेल में रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। दोस्तों किस सेल में रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। अनुत्क्रमणीय मतलब अनुत्क्रमणीय नहीं है, मतलब जो दोनों दिशाओं में चलने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है वोल्टेज जो सेल होता है उसमें अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब एक ही दिशा में चलती है। तो वोल्टेज सेल में अनुत्क्रमणीय होती है। मरकरी सेल प्राथमिक सेल है, इसमें भी एक ही दिशा में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसमें भी अनुत्क्रमणीय है। शुष्क सेल है, ये भी प्राथमिक सेल है, इसमें भी क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होती है। लेकिन निकल आयरन सेल जो है उसमें अनुत्क्रमणीय नहीं है। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बहुत इजी है। यदि आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में पता हो तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों निकल आयरन सेल। निकल आयरन सेल क्या है, द्वितीयक सेल है, इस वजह से इसमें रासायनिक अभिक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, टॉपिंग अप प्रक्रिया है। टॉपिंग अप प्रक्रिया है दोस्तों, टॉपिंग अप प्रक्रिया होती है सल्फ्यूरिक अम्ल में आसुत जल मिलाना। सल्फ्यूरिक अम्ल, अपन जो लेड एसिड सेल होता है, लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें अपन क्या करते हैं, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, उसमें आसुत जल मिलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल में आसुत जल मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, सीसा संचायक सेल में
डिस्चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान कैथोड पर किस प्रकार के आयन गति करते हैं। कैथोड पर दोस्तों, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो कैथोड पे आपको पता है पॉजिटिव आयंस जो है वो गति करेंगे। तो यहाँ पे सल्फेट आयंस जो होते हैं वो नेगेटिव आयंस होते हैं, और सीसा अम्ल है, लेड आयंस जो है गति नहीं करते, लेड की तो प्लेटें होती है। और बी ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन। तो दोस्तों हाइड्रोजन आयन है वो एग्जैक्टली कैथोड के ऊपर जाएंगे। सल्फेट आयन जो है वो एनोड के ऊपर जाते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, एडिशन सेल किस दोष से पूर्णतया मुक्त होता है। दोस्तों यार ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडिशन सेल आपको पता होना चाहिए, एडिशन सेल जो सारी सेल होते हैं और ये द्वितीयक शुष्क प्रकार के सेल होते हैं, सूखे प्रकार के। तो इनके अंदर जो है दोस्तों सल्फेशन दोष नहीं होता, सल्फेशन दोष नहीं होता। आप समझो इस चीज़ को, शुष्क सेल है तो उसमें प्लेटें थोड़ी सिकुड़ेगी, प्लेटें जो है वो कठोर नहीं होगी। सल्फेशन दोष क्या होता है, जैसे मान लो लेड एसिड बैटरी है, उसमें यदि अपन लंबे समय तक उसको चार्ज नहीं करें, काम में नहीं लें, तो उसकी जो प्लेटें हैं वो कठोर हो जाती है। लेकिन एडिशन सेल खुद अपने आप में शुष्क सेल है, तो इस वजह से जो है इसके अंदर सल्फेशन दोष नहीं होता। ये शुष्क बैटरी होती है, एडिशन सेल जो है शुष्क बैटरी होती है। तो यहाँ पे ये जो है लंबे समय तक यदि आप इसको अप्रयोगित अवस्था में रखोगे तो भी इसमें सल्फेशन दोष नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। एक पूर्ण आवेशी सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य की स्थिति। एक पूर्ण आवेशी सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य की स्थिति। तो दोस्तों आपको पता है यार 1250 से 1280 ये इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। एक सीसा संचायक बैटरी में सल्फेशन दोष किस वोल्टता के नीचे उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आपको पता है यार सल्फेशन दोष जो है यदि अपन बैटरी को अप्रयोगित रखें, जब चार्ज नहीं है बैटरी, अप्रयोगित रखें, तो उसकी जो प्लेटें होती है रेड लेड की लुगदी जिसमें जमा रहती है वो कठोर हो जाती है। इस वजह से जो है सल्फेशन दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे यदि बैटरी डिस्चार्ज होगी तो आपको पता है यार 1.8 वोल्टेज से कम होगा उसका वोल्टेज। बैटरी देखो पूर्ण चार्ज अवस्था में 2.2, सामान्य चार्ज है या मध्यम चार्ज है 2 वोल्टेज, यदि पूर्ण रूप से निरावेशित है तो 1.8 वोल्ट से कम वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे यदि ये निरावेशित अवस्था में रहेगी यानी कि 1.8 वोल्टेज से कम वोल्टेज रहेगा तो बैटरी के अंदर जो है सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। उच्च दर निरावेशन सेल टेस्टर को अधिक समय तक टर्मिनलों पर ना लगाने की सलाह दी जाती है, यह निम्न दोष से बचाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो क्वेश्चन में ही पता चल रहा है उच्च दर निरावेशन सेल टेस्टर, उच्च दर निरावेशन सेल टेस्टर। उच्च दर निरावेशन सेल टेस्टर का मतलब है कि यह विद्युत धारा उच्च दर पर खींचता है। उच्च दर पर विद्युत धारा खींचेगा तो दोस्तों आपको पता है उसमें बकलिंग दोष हो सकता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इस टेस्टर से जब बैटरी के टर्मिनलों की टेस्टिंग की जाती है, उसके वोल्टेज की टेस्टिंग की जाती है, तो उसको कम समय के लिए, थोड़े से समय के लिए लगाना चाहिए। ज़्यादा समय के लिए लगाएंगे तो वह उच्च धारा दर जो है उसको खींचेगा, उसकी वजह से उसमें बकलिंग दोष हो जाएगा। और बकलिंग दोष को अपन बोलेंगे दोस्तों व्याकुंचन दोष। बकलिंग दोष को जो है अपन हिंदी में व्याकुंचन दोष बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी, व्याकुंचन दोष। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और आपके जो ITI के एग्ज़ाम्स हैं उस दृष्टि से भी जो है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अतः आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को जो है अपने नोटबुक में उतार लेना और इनको याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।